कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि जो उनको पैरेलल में दिखता है उनको सीरीज में मान लेते हैं, जो सीरीज में नहीं दिखता उसको पैरेलल में मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। तो मुझे निकालने हैं 2 पॉइंट। एक देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला है और पोटेंशियल का क्या फार्मूला है, कैसे रिलेशन बना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन है। चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर है और मैंने अभी पीछे भी बताया आपको कि अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है। तो कितना फोर्स आएगा एक प्लेट के ऊपर दूसरे के कारण। हेलो मेरे नीट वॉरियर्स, मैं अतुल शुक्ला आप सभी बच्चों का फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। बच्चों, सफर लंबा है पर मंजिल खूबसूरत है और आज का ये सेशन आपको आपकी मंजिल के करीब लाने के लिए है। जी हां बच्चों, आज के इस सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक के पीवाईक्यू करने वाले हैं जिसके पिछले सालों में अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूं तो 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आए हैं। जी हां बच्चों, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा टॉपिक है क्लास 12th का सेकंड चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों, इस टॉपिक के जितने पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं हम लोग इस वीडियो में उस क्वेश्चंस को करेंगे, मगर उनसे पहले हम उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन पर बेस्ड जो भी फार्मूला लगे, जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुए, उनको एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। तो टोटल ऐसे मेरे पास कुछ 10 पॉइंट्स हैं जिनसे आपका पिछले, अगर वो पॉइंट्स आपको सही से पता है, वो फार्मूले ठीक से पता है, तो पिछले 10 सालों में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आप उन सभी क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं वो सारे पॉइंट्स जो यूज होने वाले हैं पिछले 10 सालों के क्वेश्चन में। और मैंने आपको पहले ही बोला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, हर साल ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं। अकेले इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अच्छा खासा वेटेज रखता है। और कितने 10 पॉइंट में जो है सारा का सारा आपका जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा, जिन पर बेस जो है हमारे पीछे के जितने पीवाईक्यू अभी हम लोग करेंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। ठीक है, हॉलो स्फीयर के लिए बात कहे या फिर हम कह सकते हैं सेम चीज को कि कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर भी हॉलो स्फीयर के जैसा ही बिहेव करेगा क्योंकि दोनों ही केसेस में चार्ज सरफेस पर ही रहता है। तो हॉलो स्फीयर के केस में अगर मैं बात कर लूं तो चार्ज सरफेस पर होगा और लेट सपोज अगर चार्ज मेरा इस सरफेस के पर जो है स्फीयर के ऊपर क्यू चार्ज है, प्लस का क्यू चार्ज है, और मुझे निकालना है कि भाई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी रेडियस मैंने मान ली कैपिटल आर है। तो मुझे निकालने हैं 2 पॉइंट। एक देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला है और पोटेंशियल का क्या फार्मूला है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करूं तो 2-3 पॉइंट बनते हैं, सरफेस पर, आउटसाइड और इनसाइड। तो पहला मैं बात कर लूं इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो इस स्फीयर के अंदर किसी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पर होगा और कितना होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। तो अभी हम लोग इसमें फटाफट बस रिवाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पोटेंशियल हो गया इनसाइड। दूसरा पॉइंट बात कर लें कि सर सरफेस पर क्या होगा, एट सरफेस। तो हमको ये फार्मूले पता रहने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, अगर इसकी रेडियस आर है। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय आर, ठीक। और अगर मेरे को कहता है कि आउटसाइड, बाहर किसी पॉइंट पर आर दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होगा, तो तीसरे पॉइंट पर आते हैं आउटसाइड। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वैल्यू वाइज कितना, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, एंड पोटेंशियल की वैल्यू होगी के क्यू बाय स्मॉल आर। के की वैल्यू क्या रहती है, के आपका जो है वो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर वैल्यू वाइज देखें तो ये वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यूनिट वाइज अगर देख ले तो यूनिट वाइज कितना हो जाएगा, ये हो जाता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जो हमारे पीवाईक्यू के क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। आई होप कि आपको ये फार्मूले याद होंगे, और नहीं याद है तो आप यहां से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। पोटेंशियल
जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्यू के चार्ज के लिए लिखेंगे तो प्लस में आएगा, नेगेटिव क्यू के लिए अगर लिखना होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए लिखना होगा तो यहां माइनस लग जाएगा। दूसरा पॉइंट है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन कैसे हुई है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिफाइन होती है और ये सिग्मा होता है चार्ज जो भी बॉडी पर है अपॉन सरफेस एरिया। तो अगर स्फेयर के केस में ही बात कर लें, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देख लें कि अगर इसके केस में सिग्मा के टर्म में अगर रिलेशन बनाना होता तो चार्ज मान लिया है Q और कितना सरफेस एरिया है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ऊपर वाले केस के लिए जो है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी बन जाएगी। बाकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन है आपकी चार्ज पर यूनिट एरिया से, तो इसका भी हम लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने वाले हैं। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना बनता है, तो एक जनरल फार्मूला देख लेते हैं। अगर कोई डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P है और यहां से किसी r दूरी पर पोटेंशियल निकालना है कि यहां पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? पोटेंशियल का फार्मूला है KP cos थीटा बाय r स्क्वायर, और थीटा P और r वेक्टर के बीच का एंगल है जो कि ये वाला एंगल रहा होगा। तो ये हमारे पोटेंशियल का किसी भी थीटा पर पोटेंशियल का फार्मूला हो गया। अगर एक्सियल पॉइंट चाहिए तो एक्सियल मतलब इसके अलोंग, तो थीटा 0 हो जाएगा। इक्वेटोरियल चाहिए तो थीटा 90 हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी है जो हमारे PYQ में यूज होगा कहीं ना कहीं। अगला पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इस पर काफी क्वेश्चन आए हैं हर साल, कैसे रिलेशन बना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच, क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV बाय dr। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को डिफाइन किया गया है। यहां से हम क्या देखकर क्या क्या जानकारी निकाल सकते हैं? अगर पोटेंशियल x y z का फंक्शन है, अगर पोटेंशियल फंक्शन है x y या z का, अभी क्वेश्चंस आएंगे तब देखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x में अलग निकलता है जो कि होता है माइनस ऑफ डेल v बाय डेल x। यहां पर डेल ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। कैसे होता है क्वेश्चन में देखेंगे। y कंपोनेंट अलग निकलता है, ई वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल वाई, और z कंपोनेंट अलग निकलेगा, दैट इज माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल z। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके कंबाइंड से निकल के आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। और बेटा अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका मॉड वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया E और V के बीच में। इस पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या एक देखा जाए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा V बाय D। D आपकी बेसिकली जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस हो गई है, और डेल्टा V उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर माइनस साइन एक बड़े इंपॉर्टेंट बात को बताता है। वो क्या बताता है कि फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर अलोंग द फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है। अलोंग द फील्ड, ये माइनस साइन यहां पर यही बता रहा है कि अलोंग द फील्ड पोटेंशियल आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो पोटेंशियल बी पर क्या होगा, कम होगा, ए पर ज्यादा होगा, क्योंकि फील्ड की दिशा में, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो यहां इनके बीच का दूरी कितना है, डी। तो यही डेफिनेशन है, यहां पर ये डी इन दो पॉइंट्स के बीच का हो गया और डेल्टा वी इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और अलोंग द फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो इतने पार्ट से हमारा जो है एक दो क्वेश्चन हर साल, एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है इस पार्ट से। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और छोटी सी चीजें हैं। और अच्छी बात ये है कि ये सेम पार्ट आपका ग्रेविटेशन में भी यूज हो जाता है। आपने वर्क एनर्जी पावर में भी कहीं जब फोर्स और पोटेंशियल को डिफाइन किया होगा तब भी वहां पर इसी तरह का एक रिलेशन बनता है, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स।
तो करने के क्वेश्चन करने का तरीका तीन जगह सेम लगता है, यहां पर ग्रेविटेशन में और वर्क एनर्जी पावर में। वर्क एनर्जी पावर में यही चीज पोटेंशियल और फोर्स के टर्म में रहती है, ठीक है, वहीं से डिराइव होकर ही आता है। डेरिवेशन पार्ट पे नहीं जाएंगे, अगले पार्ट पर आते हैं। पांचवा पॉइंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स हैं जिनका प्लेट एरिया अगर ए है, इस तरह की कोई प्लेट है जिनका एरिया ए है और इनके बीच की दूरी डी है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। और अगर इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया गया है तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? C विल बिकम C डैश और वो हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये K वो वाला K नहीं है जो पीछे किया था, वो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट था, और ये K क्या है? ये K यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और क्वेश्चन इसकी वैल्यू देता है, इसी के अराउंड कुछ ना कुछ पूछता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डालने से K की वैल्यू क्योंकि 1 से बड़ी आएगी, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डालने से कैपेसिटेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये चीज यहां पर दिखाई देती है। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, इसका फार्मूला भी यूज होगा। क्या फार्मूले होते हैं एनर्जी के लिए? हमारे पास दो तीन फार्मूले हैं। U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, हाफ Q स्क्वायर बाय C भी यूज कर सकते हैं। C कैपेसिटेंस हो गया, V पोटेंशियल हो गया, Q कैपेसिटर पर चार्ज हो गया, और इसी से एक और बना लेते हैं हाफ QV। तो चार्ज, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के बीच एक रिलेशन है जिसके इस्तेमाल से हम बाकियों में बस वैल्यूज डाल रहे हैं, दैट इज Q इक्वल्स टू CV। उम्मीद है कि ये फार्मूला है, आप लोग बहुत बेसिक फार्मूला है, आप सभी लोगों को पता होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात कर लें जो PYQ में इस्तेमाल होने वाले हैं। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब दो कैपेसिटर के बीच में बहुत सीधा फंडा है, तीसरा वायर नहीं आना चाहिए, या दोनों में जो चार्ज फ्लो होगा वो सेम होगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। और C इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? अगर ये C1 है, ये C2 है, तो जो रेजिस्टेंस के फार्मूले होते हैं उससे उल्टा चलता है। तो रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या चलता था? R1 प्लस R2। यहां पैरेलल वाला फार्मूला जैसे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा C1 C2 बाय C1 प्लस C2, या फिर 1/C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2। उसी चीज को लिखा है, दोनों बातें सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर कैपेसिटर लगे हों, दो या दो से अधिक जो भी हो। तो यहां अगर हम देखें तो एक ये C1, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, C2 के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इन दो पॉइंट्स पर ही है तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस इसमें और इसमें सेम है, तो दोनों कैपेसिटर पैरेलल में होंगे, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2। कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि जो उनको पैरेलल में दिखता उनको सीरीज में मान लेते हैं, या जो सीरीज में नहीं दिखता उसको पैरेलल में मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, पैरेलल के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए तभी वो पैरेलल में होगा। सीरीज के लिए बीच में कोई तीसरा तार नहीं जाना चाहिए तभी वो सीरीज में होगा। और अगर ऐसा हो सकता है कि कोई कॉम्बिनेशन ना सीरीज में हो ना पैरेलल में हो, तो उसको हमें सर्किट को रिड्यूस करके सॉल्व करना पड़ता है, ठीक। अगले पॉइंट पर आते हैं, और ये पॉइंट है, एक क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज पर भी आया हुआ है। कैसा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज? क्या कंडीशन होती है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की? तो इस तरह का, अगर मान लीजिए एक C1 कैपेसिटर है, यहां एक C2 कैपेसिटर है, ठीक है, और यहां एक कैपेसिटर लगा दिया है, C5 कह देते हैं, और यहां पर एक C3 कैपेसिटर है, यहां पर एक C4 कैपेसिटर है। अरेंजमेंट इस तरह का हो, डिजाइन कैसी भी हो सकती है, और ये दो मेरे टर्मिनल है। तो अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो कंडीशन ये कहती है कि C1 बाय C2 बराबर होगा C3 बाय C4 के, अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो AB पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, दैट इज VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी? जीरो। VA माइनस VB की वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि इन दो पॉइंट्स पर किसी तरह का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, या दोनों के पोटेंशियल सेम है। डिफरेंस जीरो मतलब दोनों के पोटेंशियल सेम है, और अगर दोनों के पोटेंशियल सेम है तो फिर इस पार्ट को C5 को आप सर्किट से हटा सकते हैं, और जैसे ही आप C5 को सर्किट से हटाएंगे तो कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए C1 C3 सीरीज में, C2 C4 सीरीज में, और आपस में पैरेलल, ठीक है। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज की बेसिक एक बात है जो मैंने आपको यहां पर बता दी। कॉमन पोटेंशियल पर भी क्वेश्चन बने हैं। कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है?
कि अगर मान लीजिए यहां पर एक कैपेसिटर है जिस पर यहां ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है और पोटेंशियल यहां पर है इसका V1, कैपेसिटेंस है C1, और दूसरा एक और हमारे पास कैपेसिटर है, इसकी भी ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, पोटेंशियल इसके अक्रॉस है V2 और ये अभी आपस में कनेक्टेड नहीं है और कैपेसिटेंस है इसका C2। तो जब इस स्विच को क्लोज किया, जब इस वाले स्विच को क्लोज किया तो क्लोज करने पर होगा क्या, ये देखना है कि यहां पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ दिया तो एक साथ जुड़ गए, मतलब कि दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और उसको हमने कह दिया VC, कॉमन पोटेंशियल। तो वो कॉमन पोटेंशियल का क्या फार्मूला बनता है, इस केस में कॉमन पोटेंशियल बन जाएगा C1V1 जो पहले का चार्ज था प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अगर दोनों पॉजिटिव प्लेट एक साथ जुड़ी हुई है तो प्लस आ जाएगा, निगेटिव से जुड़ा होता तो यहां माइनस आ जाता। फिलहाल हम लोग एक ही केस देख रहे हैं क्योंकि इसी पर PYQ में क्वेश्चन पूछा गया है। लॉस ऑफ एनर्जी, इसी केस में जब हम देखें कि एनर्जी का लॉस क्या हुआ तो उसके लिए डायरेक्ट अपने पास फार्मूला है लॉस ऑफ एनर्जी का, उसको यूज करेंगे और वो फार्मूला है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम यूज करके इस कॉम्बिनेशन को जब कनेक्ट किया तो एनर्जी में कितना लॉस हुआ उस लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट से ही सारे PYQ आपके कवर हो जाएंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है पिछले 10 सालों में। चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ये रहा 2024 में आया हुआ असर्शन रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है, किस कॉन्सेप्ट पर है, क्या हमने जो 10 कॉन्सेप्ट बताए हैं उनमें से कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है। चलिए देखते हैं। पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। पोटेंशियल की बात कर रहा है और डायपोल की बात कर रहा है, तो डायपोल के पोटेंशियल की कहीं ना कहीं बात हो रही है। ठीक है, कह रहा है कि डायपोल मोमेंट ऑफ P ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। ठीक है, ये डायपोल मोमेंट की वैल्यू दे दी है इसने, बहुत अच्छी बात है। और इसकी वैल्यू कह रहा है कि कितनी आ रही है, पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है 9 × 10⁻³ एक्सियल पोजीशन है। हमारे पास V का क्या फार्मूला था, अभी हम लोगों ने पढ़ा KP cos थीटा बाय R²। तो एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ, एक्सियल पोजीशन का मतलब हुआ कि अगर ये डायपोल है तो इसी की डायरेक्शन में यहां कोई पॉइंट रहा होगा। कितनी दूरी पर है, इसने बोल दिया 2 मीटर की दूरी पर है, ये लिखा हुआ है। R की वैल्यू 2 मीटर आ गई, थीटा की वैल्यू 0 हो गई है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी 1। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। K की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे दिया भी हुआ है, ये गलत लिखा है, 10⁹ होगा, 9 × 10⁹ लिखने के लिए बोला है। ठीक है, P की वैल्यू तो सीधे एक काम करते हैं, K की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो गया 9 × 10⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दी। P की वैल्यू कितनी दी हुई है, P की वैल्यू दी हुई है 4 × ये P दिया हुआ है आपका, ये रहा P 4 × 10⁻⁻6 बाय R²। R कितना है बेटा, R अपने पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, सॉल्व होकर बन गया 9 × 9 में से 6 गया 10⁻³ वोल्ट। तो क्या असर्शन सही है, हाँ जी, असर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन पढ़ते हैं। रीजन कह रहा है कि V = फार्मूला लिखा है 2P वेयर R इज द डिस्टेंस। क्या ये सही फार्मूला लिखा हुआ है, जी नहीं, फार्मूला बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P cos थीटा 1 हो गया, तो गलत लिखा हुआ है, यहां 2P आ रहा है, तो रीजन हमारा रॉन्ग है। तो अगर मैं बात करूं तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, असर्शन ट्रू था, रीजन रॉन्ग था, आंसर 1 करेक्ट है। देखिए कितना आसान डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं, आप सॉल्व कर पा रहे हैं, इसको जल्दी से देखेंगे। 2023 मणिपुर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मणिपुर एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है और सीधा डायरेक्ट फार्मूला है। कह रहा है इफ ए कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो स्फीयर जैसे ही हो गया होगा कंडक्टिंग स्फीयर, रेडियस R इज चार्ज, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। R > R का मतलब हुआ आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड Q चार्ज मान लेते हैं, R रेडियस मान लेते हैं, स्मॉल r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना निकाल लेते हैं भैया, होगा KQ बाय स्मॉल r²। ठीक बात है, आंसर तो इसको पोटेंशियल के फॉर्म में चाहिए। क्या कहता है, फ्रॉम द सेंटर, अच्छा ये दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर है, ले ली है, वुड बी क्या होगा, V पोटेंशियल है,
सरफेस पर, तो इसने V डिफाइन कर दिया कि सरफेस पर पोटेंशियल कितना है V। अच्छा, सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा देखें तो V कैसे लिखा जा सकता है, V लिखा जा सकता है सरफेस पर पोटेंशियल होगा KQ बाय, दूरी सरफेस तक की लिखेंगे KQ बाय कैपिटल R। तो यहां से मेरे को KQ की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई भाई, KQ की वैल्यू मिल गई V इंटू R। अपने को E निकालना है, KQ को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो QQ को जरा सब्स्टिट्यूट करो, कितना हो गया भाई, तो ये हो गया E बराबर KQ की जगह डाल दिया VR बाय R स्क्वायर। कोई ऑप्शन बन रहा है, कोई ऑप्शन बन रहा है, हाँ जी, ऑप्शन 3 हमारा C वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या फटाफट देखकर आप सॉल्व कर पा रहे हो, फटाफट से सॉल्व करेंगे। 2022 का क्वेश्चन है भाई। टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 R2, R1 बड़ा है R2 से, हैविंग इक्वल चार्ज, पोटेंशियल वुड बी। बहुत क्लियरिटी दी नहीं कि पोटेंशियल कहां पर कह रहा है, क्या कह रहा है, तो हम मान लेते हैं सरफेस पर ही कह रहा होगा। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V बराबर आपको बताया KQ बाय R। चार्जेस क्या है, सेम, मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, R। कंपैरिजन करने के लिए हम कह सकते हैं जिसकी रेडियस ज्यादा उसका पोटेंशियल कम, रेडियस ज्यादा इनवर्सली है क्योंकि पोटेंशियल कम। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। डिपेंड ऑन द मटेरियल, प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है पोटेंशियल, दो Q और इन सब बातों पे डिपेंड कर रहा है। मोर ऑन बिगर स्फीयर, बिगर स्फीयर की रेडियस ज्यादा पोटेंशियल कम। मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, बिल्कुल सही बात है, छोटा मतलब रेडियस कम मतलब पोटेंशियल ज्यादा, क्योंकि Q दोनों के क्या बोले इसने, सेम। इक्वल ऑन बोथ, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, देखिए जितने फार्मूले बताए अभी तक कुछ भी नया नहीं किया है, वो सारे उसी 10 पॉइंट में पूरा PYQ कवर होगा आपका। चलो भाई 2021 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 2021 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए, आप सॉल्व करें, अगर साथ के साथ नहीं कर पाए तो आप जो है देख सकते हैं सोल्यूशन। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट। मतलब एक छोटी सी जो ड्रॉप है इसका वोल्टेज है 220 वोल्ट, और उनको कंबाइंड करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी, और उसका वोल्टेज पोटेंशियल क्या होगा ये चाहिए। तो इसकी रेडियस, इस पे मान लेते हैं कि भाई चार्ज है स्मॉल q, रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r, पोटेंशियल मान लिया हमने V, और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी KQ बाय R। ठीक, और हमें इस V की वैल्यू इसने दे दी है कि इस पर पोटेंशियल कितना है 220, मतलब कि ये वैल्यू है 220 के बराबर। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब क्या कहा इसने, इसने कहा ऐसी 27 ड्रॉप्स ली, ऐसी 27 ड्रॉप्स ली और इनसे मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बना दी। बड़ी ड्रॉप बनाई तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस हमने मान ली है कैपिटल R। चलिए बहुत अच्छी बात। उस बड़ी ड्रॉप पर चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज सिस्टम में यार कंजर्व है, एक चार्ज, एक के ऊपर चार्ज Q था, तो 27 पर टोटल चार्ज हो जाएगा कितना, 27Q। बहुत बढ़िया बात है। तो इस पर पोटेंशियल मान लेते हैं हम लोग बड़ी ड्रॉप पर V डैश, और इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालते समय स्मॉल r, ये कैपिटल R फंसेगा मेरा, तो क्या करें, कैपिटल R के लिए हम एक काम करें, इनका सबका टोटल वॉल्यूम इस पूरे बड़ी वाली के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो 27 का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब बराबर होगा इस एक बड़ी ड्रॉप के, तो वो हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। जरा यहां से थोड़ी कैलकुलेशन करें, 4/3 पाई 4/3 कैंसिल आउट हो गया, R क्यूब हो गया मेरा 27 स्मॉल r क्यूब, और क्यूब रूट ले लेंगे अगर तो इसको बन जाएगा R इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब लिखा हुआ है तो 3R, मतलब स्मॉल r कैपिटल R की जगह हम 3R रख सकते हैं। V डैश कितना हो जाएगा, V डैश हो जाएगा K, इसका चार्ज कितना हो गया 27Q बाय R। सॉल्व कर लेते हैं, K 27Q, R की जगह डाल दिया मैंने कितना 3R, और जरा देखो तो KQ बाय R की क्या वैल्यू है, KQ बाय R की वैल्यू है 220,
तो के क्यू बाय आर इसको रिप्लेस करते हैं 220 से, तो कितना बचा? यहां पे इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लें तो 9 आ गया, तो 9 के क्यू बाय आर, और के क्यू बाय आर को रिप्लेस कर दे 220 से, तो 9 इंटू 220 इतना वोल्ट आ गया। ठीक है, अब जरा सॉल्व करके देख लो। 9 इंटू अगर 220 की बात कर ले तो कितना आ जाएगा? सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं रह गया। मल्टीप्लाई तो अब आप लोग भी कर सकते हो, देख लो क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से करके देख लीजिए। सीधा सीधा है भाई अब तो। ठीक है, सॉल्व कर लिया होगा आई गेस। तो 1980 हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन दी, बाकी डायरेक्ट इसी एक फार्मूले पर बेस्ड था, के क्यू बाय आर, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। 2020 पर आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है शॉर्ट डायपोल हैज डायपोल मोमेंट 16 इंटू 10 टू की पावर -9 कूलम मीटर। पी की वैल्यू दे दी है। कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है ड्यू टू डायपोल एट ए पॉइंट 0.6 मीटर, बहुत अच्छी बात है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल सिचुएटेड ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। थीटा दे दिया मेरे को 60 डिग्री। तो सिचुएशन ऐसी है कि यहां पर ये डायपोल है, ठीक, जिसकी पी की वैल्यू दी है, आर दूरी दे दी है, और ये एंगल दे दिया बेटा 60 डिग्री, और कह रहा है कि पोटेंशियल बताओ यहां कितना होगा। तो हमने फार्मूला पढ़ा है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो अब बस वैल्यू रखते जाओ। के की वैल्यू कितनी हो गई? 9 इंटू 10 टू की पावर 9, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यही चीज के लिखी हुई है। पी की वैल्यू कितनी दे दी है? पी की वैल्यू दे दी है बेटा 16 इंटू 10 टू की पावर -9। कॉस थीटा कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 1/2, सीधा सीधा आप डायरेक्ट रख भी सकते हो, अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है? 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर। बस अब बेटा इसको क्या करना है आपने? सिंपली सॉल्व कर लेना है, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जब आप सॉल्व करिए इसको, आप खुद भी से भी ट्राई करके देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। सॉल्व करके देख लीजिए इस चीज को कितना आ रहा है। करेक्ट आंसर जो है आपको मिल जाएगा कितना? 200। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। आप खुद भी सॉल्व करके देखें, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और आंसर आपका आ जाएगा 200। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक थिन शेल। थिन शेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पोटेंशियल के बारे में क्या पढ़ा कि थिन शेल के अंदर पोटेंशियल हर जगह जो है वो सेम रहता है, हर जगह सेम रहता है। सेंटर पर वही होगा जो सरफेस पर होगा, अंदर भी हर जगह सेम होगा। और बाहर पोटेंशियल, तो इनसाइड पोटेंशियल कितना होगा? इनसाइड पोटेंशियल हर जगह होगा के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है, और आउटसाइड कितना होगा? आउटसाइड पोटेंशियल होगा कितना? आउटसाइड हो जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर। तो देखा जाए तो पहला ऑप्शन तो गलती हो गया, क्योंकि ये अलावा दूसरा ऑप्शन गलती हो गया क्योंकि ये वेरी करता हुआ दिखा रहा है। यहां अंदर पोटेंशियल 0 है, ये भी गलत हो गया। यहां पे भी वेरी करता हुआ दिखा रहा है अंदर, ये भी गलत हो गया। इस ऑप्शन को देखो तो इनसाइड मतलब सरफेस तक देखा जाए, आर तक जब तक नहीं हो जाता तब तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, और उसके बाद वी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो अंदर पोटेंशियल हर जगह क्या रहा है आपका? कांस्टेंट रहा है, वेरी नहीं कर रहा है। और कितनी वैल्यू का रहा है देखें तो के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक, तो जब तक ये वाला रेडियस नहीं आ गया पॉइंट, तब तक हर जगह पोटेंशियल सेम, और इसके आगे जाने से फिर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। तो डायरेक्ट फार्मूले पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, उसी पर बेस्ड डायरेक्ट ग्राफ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी सी 3 पॉइंट है, ए बी सी ये 3 पॉइंट है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मैक्सिमम मिनिमम का पूछ रहा हूं। मैंने आपको अभी एक लाइन बताई थी, याद रखिए, अलोंग द फील्ड, बड़ी बेसिक सी लाइन है, और याद रखिए इस लाइन को। अलोंग द फील्ड पोटेंशियल क्या करता है? पोटेंशियल डिक्रीजेस, आपका डिक्रीज करता है। अलोंग द फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल आपका डिक्रीज करता है। तो
फील्ड की दिशा में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, मतलब मिनिमम पोटेंशियल होगा यहां पर, मैक्सिमम पोटेंशियल होगा यहां पर, ये होगा मिनिमम पोटेंशियल, ये होगा मैक्सिमम पोटेंशियल। ऑप्शन देख लेते हैं, मैक्सिमम एट ए गलत हो गया, सेम एट ऑल 3 पॉइंट गलत हो गया, मैक्सिमम एट बी सही है, मैक्सिमम एट सी गलत है। ठीक, तो डायरेक्ट सीधा सीधा अगर आपको लाइन पता है तो सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए जरा, एक लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, एक लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है KQ/R और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल होगा -KQ/R। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां पर अलग अलग चार्जेस रखे गए हैं, ठीक, हेक्सागन के सारे कॉर्नर पर चार्ज रखे हैं। वर्क डन बताना है Q0 चार्ज को, इस चार्ज को सेंटर से इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए, सेंटर से इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए। तो इसका क्या रिलेशन होता है वर्क डन के लिए? आप सीधे सीधे क्या लगा सकते हो, वर्क निकाल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस जिन दो पॉइंट्स पे आपने चार्ज को मूव कराया इनटू Q0, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू वो चार्ज जिसको आपने मूव कराया, और सारी चीजें साइन के साथ रखनी है क्योंकि ये सब स्केलर क्वांटिटीज है। तो इसको हटाकर यहां कितना पोटेंशियल था? इनफाइनाइट पर तो पोटेंशियल 0 था ही, तो डेल्टा वी मेरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट वाला पॉइंट माइनस सेंटर वाला पॉइंट इंटू Q0। चलो इनफाइनाइट पर तो पोटेंशियल 0 ही है, माइनस सेंटर पर कितना पोटेंशियल है। अब एक बात देखो आप, ये सारी दूरियां स्मॉल r, ये सारी दूरियां क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो बराबर होंगी। तो जरा देखना कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 1 2 और 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और 3 नेगेटिव चार्ज हैं। तो 3 पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल +3KQ/R और 3 नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल -3KQ/R, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव होगा। तो सबके पोटेंशियल एक दूसरे को क्या कर गए? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, 3 पॉजिटिव पोटेंशियल आए उतने ही 3 नेगेटिव पोटेंशियल आए, पोटेंशियल कैंसिल आउट हो गया। सेंटर पर पोटेंशियल कितना बेटा? 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना? 0, तो वर्क डन भी कितना हुआ? 0। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 0। कितना आसान क्वेश्चन है, जिन्होंने छोड़ दिया होगा उनको मार्क्स मिले होंगे 0। ठीक, तो इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, इतना सॉल्व भी नहीं करना पड़ा है, सीधे ही देख सकते हैं कि पोटेंशियल यहां भी 0, इनफाइनाइट पे 0, वर्क डन के लिए रिलेशन है और क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इसी फार्मूले पर बेस्ड है, ये भी इसी फार्मूले पर बेस्ड है। यहां पर अलग अलग इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दी गई हैं जिनका वोल्टेज 10, 20, 30, 40। तो ये यहां पर वोल्टेज है 10 वोल्ट, यहां पर वोल्टेज है 40 वोल्ट। ठीक है, ऐसे यहां पर वोल्टेज है 10 वोल्ट, यहां पर वोल्टेज है 40 वोल्ट। ठीक, यहां पर वोल्टेज है 10, ये 20, ये 30 और यहां पर है 40, और यहां पे भी 10 और यहां पर 40। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है A to B इन ईच डायग्राम, और कह रहा है इन ऑल 4 केसेस द वर्क डन इज सेम। कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम? भाई वर्क डन की डेफिनेशन यही है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू Q। चारों केसेस में आप देखो A से B जाने में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है। यहां डेल्टा V कितना है इन दो पॉइंट्स पर? यहां डेल्टा V कैलकुलेट करो, 40 में से 10 गया, 30 का बन रहा है, 30 वोल्ट का। यहां डेल्टा V कितना है? 30 वोल्ट बन रहा है। यहां डेल्टा V कितना है? 30 वोल्ट बन रहा है। यहां डेल्टा V कितना है? 30 वोल्ट बन रहा है। तो हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सेम चार्ज को मूव कराया गया, तो हर केस में, इन सभी केसेस में वर्क डन, इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज सेम। तो बाकी मैक्सिमम मिनिमम के दिए गए हैं, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हर केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। एक प्यारा सा फार्मूला, ये वाला छुटकू सा फार्मूला लगा है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी डायरेक्ट फार्मूले पर ही बेस्ड है। एक थिन स्फेरिकल शेल है, चार्ज बाय सम सोर्स, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड P,
चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर है, और मैंने अभी पीछे भी बताया आपको कि अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है। तो जितना पोटेंशियल यहां उतना ही पोटेंशियल पी पर, और बराबर होगा के क्यू बाय कैपिटल आर के। तो पूछा है इसने पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स पर अगर पोटेंशियल सेम है तो उनका अंतर कितना आएगा, 0। कितना आसान क्वेश्चन है। जो छोड़ के आए होंगे नंबर मिले होंगे 0, ठीक, और जिन्होंने गलत किया होगा उनको मिले होंगे -1। चलिए, तो डायरेक्ट फार्मूला सीधे सॉल्व, मतलब 10 सेकेंड भी ज्यादा समय बोल दिया इसको सॉल्व करने के लिए। आगे आते हैं। कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होगी आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हमेशा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगी। तो दोनों के बीच का एंगल हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको जानकारी है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में तो आप डायरेक्ट इसको सीधे सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम दिस, ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। मतलब इस पूरे रीजन में पोटेंशियल 5 वोल्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे हुआ? E बराबर माइनस ऑफ डेल्टा V बाई डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पे डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। हर जगह 5 वोल्ट है, यहां भी 5 वोल्ट, यहां भी 5 वोल्ट, यहां भी 5 वोल्ट, इस पूरे रीजन में हर जगह 5 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? इनमें कितना वोल्टेज का डिफरेंस है? दोनों 5 है। डेल्टा V हो गया 0, डेल्टा V 0, तो E कितना हो गया 0। इसका भी आंसर आ रहा है भैया क्या, 0। अब ये मत कॉन्सेप्ट बना लेना कि इस चैप्टर के आंसर में जहां 0 होगा वही से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसा रट के काम नहीं करना है। सीधे सीधे बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में जो अभी बोला था कि यार इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी, मतलब साल में एक आधा क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है, क्योंकि ये पार्ट 3 जगह है। ये आपका सेम फंडा लगता है वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में भी, सेम तरह का फंडा आपका ग्रेविटेशन में भी, और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी। एक रीजन में पोटेंशियल XYZ में इस तरह से डिफाइंड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है 1,1,0 पर। तो पोटेंशियल जब XYZ में डिफाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका X में अलग निकलेगा, Y में अलग निकलेगा, और Z में अलग निकलेगा। कैसे? X में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस ऑफ डेल V बाय डेल X। पार्शियली डिफरेंशिएट होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहां जब इस तरह से डिफरेंशिएट होगा तो ये अपने इस समय सिर्फ X को वेरिएबल मानेगा, बाकी सब कांस्टेंट के जैसे डिफरेंशिएट करेगा। तो माइनस साइन, कई बार बच्चे माइनस साइन भूल जाते हैं। डेल ऑफ डेल एक्स ऑफ किसको डिफरेंशिएट करना है? इस पूरे फंक्शन को जिसमें x वेरिएबल है, बाकी y z कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा। तो 6xy माइनस y प्लस 2yz, ठीक है। अगर प्रैक्टिस होती है तो यार इतना सब लिखना नहीं पड़ता है, आप सीधे सीधे डायरेक्ट यहाँ डिफरेंशिएट करके लिख सकते हो। तो यहाँ इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x वेरिएबल के जैसा माना जाएगा, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये हो गया, माइनस तो लगा दिया 6y, y कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वही 0 हो गया, yz पूरा कांस्टेंट 0 हो गया, तो माइनस 6y आ गया। किस पॉइंट पर कहा इसने? 1,1,0। तो y की वैल्यू 1 है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, z की वैल्यू है। पहली वाली वैल्यू x, दूसरी y, फिर z। तो y की वैल्यू 1 है, 1 डाल दें तो हो गया -6, x कंपोनेंट आ गया -6। y कंपोनेंट निकालते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम करें, यहां से भी क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व हो गया हो, एक बार चेक कर लो। -6 कहां बन रहा है? यहां तो बन नहीं रहा है, तो ये तो हट गया। यहां भी नहीं बन रहा है, ये भी हट गया। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। कहने का मतलब y वाला चेक करने के बाद z चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे पता चल गया। y चेक करते हैं, माइनस ऑफ डेल v बाय डेल y, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल ऑफ डेल y ऑफ इसी फंक्शन को 6xy माइनस y प्लस 2yz,
और ये y को वेरिएबल मानेगा, y को वेरिएबल मानते हुए x और z को कांस्टेंट मानते हुए सॉल्व कर देगा। तो कैसे सॉल्व होगा, y वेरिएबल है तो y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, माइनस साइन लगा दिया, इधर हो गया 6x, इसका इधर हो गया -1, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और इधर हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन 1, तो बचेगा कितना, +2z। x की वैल्यू, z की वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हो गया, x की वैल्यू 1 डाल देंगे तो 6 - 1 हो गया 5, ये आ गया -5। तो भैया आंसर करेक्ट कौन सा आ गया है, माइनस साइन लगा हुआ है, यही आंसर करेक्ट है। जेड वाला टर्म आप खुद कैलकुलेट करके देखिए कि क्या वो -2 आ रहा है या नहीं। ठीक, करना क्या है, EZ की वैल्यू निकालेंगे -(del v/del z), और ये सिर्फ z को वेरिएबल मानेगा, बाकी x और y को कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेगा, और वो देखते हुए आपको सॉल्व करना है। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का निशान है, इसलिए थोड़ा सा घुमा के बनाया है इसको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन, VXYZ पर दिया हुआ है ये, वेयर V वोल्ट है, XYZ मीटर्स में है, इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ लिया है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा ये हमें बताना है 2 कूलम चार्ज पर। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q × E। तो अल्टीमेटली मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि E की क्या वैल्यू है, तो हमारा निकल कर आ जाएगा। अच्छा, EX की वैल्यू निकालने पहले, क्योंकि पोटेंशियल XYZ में वेरी कर रहा है, तो -(del V की वैल्यू सीधे डाल देते बेटा, CX -8XY -8Y +6YZ। तो चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा, माइनस साइन बाहर रहने देते हैं, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 6 आ गया, ये माइनस x का 1 हो गया तो 8y आ गया, 8y है, x तो है नहीं, तो 8y पूरा कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा, 0 हो जाएगा, 6yz का भी 0 हो जाएगा। तो ये यहां से सॉल्व करोगे तो -6, और y की वैल्यू कितनी दी है, 1, -8, तो जरा इसको देख लें, तो ये हो गया कितना, 6 - 8 हो गया -2, और -1 लगा हुआ है तो ये हो गया 2। इस माइनस को कई बार बच्चे भूल जाते हैं, यहां गलती हो जाती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। EY की वैल्यू क्या हो जाएगी, EY की वैल्यू सेम निकाल लेते हैं, -(del y), और यही एक्सप्रेशन हो गया 6x - 8xy -8y +6yz। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में, ये x का फंक्शन है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो पूरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस ये बचेगा -(8x), क्योंकि y डिफरेंशिएट होकर 1 हो गया और 8x कांस्टेंट के जैसा ट्रीट हो गया, -8 प्लस y का 1 हो गया और बचा 6z। तो इसको देख लेंगे तो XYZ की वैल्यू 1 1 है, तो ये हो गया -(8 +6), तो यहां से हम देख लें तो ये आ जाएगा -10। तो ये मेरी वैल्यू -10 की आ गई। और EZ का वैल्यू देख लें तो EZ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -(del z). ठीक है, एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है यार, आप सीधे सीधे वैल्यूज, डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस है तो सीधे सीधे लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका 6x -8xy -8y +6yz। और बेटा इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट ही है पूरा पूरा, कोई z का फंक्शन नहीं, 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, ये वाला डिफरेंशिएट होकर दे देगा कितना, 6y। तो यहां से आपका हो जाएगा, y की वैल्यू 1 डाल दी तो ये हो गया -6। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई 2i कैप, क्योंकि x कंपोनेंट है, -10j कैप और -6k कैप। ठीक, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लो, इसका मॉड वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड वैल्यू हो जाएगा √2 का स्क्वायर, मॉड निकालते समय माइनस साइन नहीं आता है, +10 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर, कितना हो गया भाई, ये हो गया 4, 36 और 4 हो गया 40, और 100 तो हो गया 140। और इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा ये, तो ये कर सकते हैं हम लोग, इसको रूट के बाहर निकाल लें तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं √7 × 2 × 5 × 2, तो
2 का पेयर बाहर बन जाएगा 2 और अंदर बचा 2√7 × 5 35। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड इतनी आ गई। तो यहां पर फोर्स कितना बन जाएगा, वैल्यू डाल दो, F बराबर QE में। तो Q कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, सारी चीजें MKS में है तो कोई यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, 2 कूलम। तो 2 × 2√35 तो बन गया कितना, 4√35 न्यूटन। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन है अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले जानते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्ज स्फीयर हैं जिनकी रेडियस है r1 r2 और उनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया है, कनेक्टेड बाय ए वायर, देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। पहली चीज तो ये कि वायर में कनेक्ट किया, इसका क्या मतलब है? वायर में कनेक्ट करने का मतलब है कि पोटेंशियल दोनों स्फीयर पर सेम हो गया। वायर क्या करता है, पोटेंशियल सेम कर देता है। तो हमने एक वायर से कनेक्ट किया, मतलब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम है, और ये हम मान के चल रहे हैं कि एक बड़ी डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 कह दी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 कह दी। इस पर चार्ज कह देते हैं Q1 है मान लेते हैं, उस पर चार्ज कह देते हैं Q2 है। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। दोनों के पोटेंशियल बराबर हैं, V1 बराबर है V2 के। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया होगा KQ1/R1, और हम ये मान के चल रहे हैं कि सेपरेशन बड़ा है तो इस चार्ज का यहां कोई फैक्टर नहीं है। KQ2/R2, K से K भाई कैंसिल आउट हो गया। Q को किसी तरह से सिग्मा में चेंज कर लें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने आपको बताया था कि सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो यहां हो गया Q1/सिग्मा 1 हो गया Q1/4πR1², और सिग्मा 2 की वैल्यू हो जाएगी Q2/4πR2²। तो Q1 Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यहां से Q1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगी, Q1 की जगह लिख सकते हैं सिग्मा 1 4π, ये मल्टीप्लाई में चला गया R1² बराबर हो गया। इसी तरह से Q2 की वैल्यू डालें तो सिग्मा 2 और ये मल्टीप्लाई हो गया तो सिग्मा 2 4πR2²/R2, और यहां से एक R1 से एक R1 कैंसिल आउट हो गया, यहां से एक R2 से कैंसिल आउट हो गया, 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया। सिग्मा 1/सिग्मा 2 जो है वो हो गया हमारा R2/R1। तो क्या आंसर करेक्ट है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा कैलकुलेशन करना था, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो रिकंडक्ट हुआ 2014 में उसका क्वेश्चन है, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन a charge q, the electric potential and the electric field at the center of the sphere। तो भाई कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के जैसा ट्रीट होगा। हॉलो स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा, और पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पर होगा, दैट इज पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज KQ/R, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा 0, तो पोटेंशियल हो गया KQ/R, K का मतलब 1/4πε0 Q/R एंड 0। करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज हाफ इफ सी इट्स इनिशियल कैपेसिटेंस देन फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगा। डायरेक्ट कैपेसिटेंस के फार्मूले पर बेस्ड है। C बराबर दिया है ε0 A/d, इसको बोल दिया इसने C, नया कह दिया मैंने, मान लो C न्यू कह दिया। तो C न्यू में इसने कहा कि एरिया क्या कर दिया भाई, एरिया क्या कह रहा है, एरिया कह रहा है कि हाफ कर दो, तो A की जगह हो गया A/2, और डिस्टेंस कह रहा है डबल कर दो, तो D की जगह हो गया 2D, तो ये बन गया बेटा 1/4 ε0 A/d, और इसकी जगह C रख सकते हैं, तो C न्यू की वैल्यू क्या हो गई 1/4 C। कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, कितना फटाफट सॉल्व हो गया है ना।
फार्मूला बेसिक पता है आपको, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन टफ वाला नहीं है, बेसिक फार्मूले, बेसिक प्रैक्टिस की अगर हुई है आपने तो कर ले जाएंगे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ चार्ज Q एंड एरिया A। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि दो प्लेट्स के बीच में जो है पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर जो बन रहा है, उनके बीच जो फोर्स है वो फोर्स कितना लगेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं क्योंकि इस फार्मूले का कहीं ना कहीं आगे भी यूज आ जाएगा। तो इसकी चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा है, इसकी चार्ज डेंसिटी लेट सपोज माइनस सिग्मा है, और ये दोनों मिलकर कैपेसिटेंस बने होंगे। तो कितना फोर्स आएगा एक प्लेट के ऊपर दूसरे के कारण? तो जो वो फोर्स आता है, वो फोर्स हमारे पास आता है फोर्स ऑन वन प्लेट, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी। तो फोर्स ऑन वन प्लेट जो रिलेशन बनता है वो बनता है आपका, अगर इस पे ऊपर चार्ज Q है तो Q और इसके कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट के कारण। और इसको अगर हम फिर से सिग्मा के टर्म में ही चेंज करना चाहें तो Q, सिग्मा की वैल्यू लिखी जा सकती है Q बाय A, तो Q को लिखा जा सकता है यहां से सिग्मा इंटू A। तो रिलेशन जो बन जाता है फोर्स का वो बन जाता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो ये फोर्स जो है हमारा आ गया, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह हमने डाल दिया सिग्मा इंटू A, तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, हाँ जी, ये फोर्स का फार्मूला बन गया एक प्लेट पर के ऊपर कैपेसिटर के कारण। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि किस किस टर्म पर डिपेंड कर रहा है। हमको इस रिजल्ट को निकालना है अगर चार्ज और A के टर्म में, चार्ज और A के टर्म में, तो सिग्मा की जगह हम चार्ज के टर्म में भी डाल सकते हैं, सिग्मा की जगह हम डाल सकते हैं Q बाय A, तो सिग्मा स्क्वायर की जगह Q बाय A हो जाएगा, तो दैट विल बिकम Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट A, एक A से कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 1 बाय 2 Q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट A। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? अगर उसकी बात करें तो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का तो कोई टर्म ही नहीं आ रहा है, तो डिस्टेंस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डिस्टेंस डिपेंड नहीं कर, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये डिपेंड कर रहा है चार्ज के ऊपर और जो प्लेट एरिया है उस प्लेट एरिया के ऊपर। तो करेक्ट आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी इसी फोर्स के ऊपर ही है और उसी फार्मूले को जो पीछे डिराइव किया है निकाल के रख देते हैं यहां पर। क्वेश्चन कह रहा है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C और C बराबर हमको पता है होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। चलो जहां जरूरत होगी वहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सेपरेशन दे दिया है D, हमने भी सेपरेशन D ले लिया। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V, तो Q, अगर इस पर चार्ज Q है तो Q बराबर रहा होगा CV। ठीक है, उसको भी कहीं यूज करना होगा तो कर लेंगे। कह रहा है कि प्लेट पर फोर्स क्या होगा। अच्छा, अभी हमने फोर्स निकाला F बराबर कितना, पीछे के रिलेशन में निकाला, F बराबर हाफ Q स्क्वायर बाय A एप्सिलॉन नॉट, और अपने को रिजल्ट चाहिए C और V के टर्म में। तो ठीक है, देख लेते हैं क्या कर लें। ये हो गया हाफ, Q की जगह लिख दिया C स्क्वायर V स्क्वायर बाय A एप्सिलॉन नॉट। देखिए कुछ ऐसा ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन में D आ रहा है और सिंगल पावर C भी आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं हाफ, C की जगह C लिख लिया। ठीक है, क्योंकि कहीं एप्सिलॉन नॉट नहीं आ रहा है तो हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एप्सिलॉन नॉट जो है वो कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो C V स्क्वायर अलग कर लिया, इधर आ गया A एप्सिलॉन नॉट। C की जगह डाल देते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई 2, तो ये हो गया C एप्सिलॉन नॉट A बाय D, इधर हो गया एप्सिलॉन नॉट A CV स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल आउट होगा, यह आ गया हाफ CV स्क्वायर बाय D। चलो भाई देखो कोई मिल रहा है, हाफ CV स्क्वायर बाय D, हाफ CV स्क्वायर बाय D,
ऑप्शन नंबर 3 सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पोलर मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, आर द मॉलिक्यूल्स, और एनसीईआरटी की लाइन से उठाया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कह रहा है एक्वायर ए डायपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। नहीं, पोलर अगर मॉलिक्यूल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो वो डायपोल बनाकर ही रखता है, मतलब एक पॉजिटिव का चार्ज होगा और एक उतने ही वैल्यू का निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये मिलकर एक पोलर मॉलिक्यूल बनता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की कोई जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, बस यही आंसर हमारा इसमें सही है। हैविंग जीरो डायपोल मूवमेंट नहीं, अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो उसका अपना एक डायपोल बनेगा इस तरह का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज ए मीडियम, जब एयर फील्ड है तो कैपेसिटेंस है 6 मिली फैरेड, अच्छी बात है। जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो ये बन गया 30 मिली फैरेड, बहुत अच्छी बात है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम पूछ रहा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कैसे निकलती है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगी एप्सिलॉन, जो कि होती है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको बोल देते हैं, और एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो हमें कहीं से एप्सिलॉन आर निकालना है। कैसे? जब एयर थी तो कैपेसिटेंस कितना था? एयर में कैपेसिटेंस था इसका 6 मिली फैरेड, और जब मीडियम आ गया तो जो कैपेसिटेंस होता है वो एप्सिलॉन आर, जिसको के भी मैंने अभी लिखा था शुरू में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ सी ऑफ एयर हो जाता है, मतलब जितना एयर या वैक्यूम में लगभग सेम मान लेते हैं। तो मीडियम में कितना दिया है? 30 मिली फैरेड। एप्सिलॉन आर एयर में कितना दिया हुआ है? 6 मिली फैरेड। अच्छा, दोनों ही मिली में है तो हमें चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो यूनिट लेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये आ गई 5। ठीक, हमें एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना नहीं, इसने पूछा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम निकालनी है। तो एप्सिलॉन निकालना है, जो कि हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे दी है क्वेश्चन ने, 8.85 इंटू 10 टू की पावर -12, और इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो लगभग 44 के आसपास बन जाता है रिजल्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कितना? 44 इंटू 10 टू -12, मतलब 0.44 इंटू 10 टू की पावर -10 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सीधा सॉल्व करना है अब इसको। मुझे अंदाजा ऐसे लग गया, मैंने कैसे अंदाजा लगाया वो भी बताता हूँ। मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने कहा कि 8 5 लगभग 40 के बनेगा, तो पॉइंट में कुछ वैल्यू है तो लगभग 40 से बड़ा होगा। 40 से बड़ा कोई चीज तो दिख नहीं रहा, यही दोनों है। ठीक, तो मेरा यहां से 40 आ रहा है, 40 इंटू 10 टू की पावर -12। तो अब अगर जब मैं पॉइंट के इधर लेके आऊंगा तो ये पावर यहां से कम हो जाएगी, तो -12 से ये 2 पॉइंट इधर खिसका है तो ये -10 हो गया। तो आंसर मेरा कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और ये क्वेश्चन बच्चों 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए। इस प्लेट का एरिया जो है बेटा वो ए दिया हुआ है। ठीक है, सेपरेशन डी है, टोटल सेपरेशन जो प्लेट का है वो डी है। ठीक, सेपरेशन डी हैज एयर बिटवीन द प्लेट्स। तो पहले इन दोनों प्लेट्स के बीच में एयर थी, जिसके सेपरेशन डी है, प्लेट एरिया बेटा ए है। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई कैपेसिटेंस का जो फार्मूला था वो C इक्वल्स टू हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का फार्मूला हो गया। अब क्या बोलता है फिर कि इसके बीच में जो है हमने D/2 थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है वो डाल दी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है 4। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 दी हुई है। अब कह रहा है कि रेशियो बताना है न्यू कैपेसिटेंस का ओरिजिनल कैपेसिटेंस से। तो ये वाला ओरिजिनल हो गया और ये वाला न्यू हो गया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो
तो ये दो कैपेसिटर हमारे बन सकते हैं, एक कैपेसिटर ये और दूसरा कैपेसिटर ये, और ये दोनों कैपेसिटर किसमें हैं? तो दोनों कैपेसिटर बेटा देखो अगर आप ठीक से, तो दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट बन सकता है, एक कैपेसिटर ये हो गया, ये वाला, इसको C1 कह दिया, और दूसरा कैपेसिटर ये वाला हो गया जिसमें डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है, इसको C2 कह दिया। तो हमारे दोनों कैपेसिटर जो है वो दोनों सीरीज में हो गए। तो नया कैपेसिटेंस कितना बनेगा? तो वो नया कैपेसिटेंस 1/C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, या इसको 1/C न्यू कह देते हैं, न्यू कैपेसिटेंस जो आया वो न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/C1 प्लस 1/C2। अब C की वैल्यू क्या होती है इसको देख ले, तो C1 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है प्लेट का A, D/2, एप्सिलॉन नॉट A D/2, जैसे यहां पे एप्सिलॉन नॉट A D है वैसे एप्सिलॉन नॉट A D/2, तो D/2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया बेटा D/2, तो अपॉन 2 करेंगे, ठीक, प्लस C2 की वैल्यू क्या हो गई, C2 की वैल्यू देख लें तो ये हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एरिया हो गया A, ठीक, C2 की वैल्यू डाल रहे हैं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K एप्सिलॉन नॉट A D/2, डिस्टेंस इसकी भी D/2 है, तो दोनों को जरा अगर देख लें तो कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर बचा 1/2 प्लस ये हो जाएगा, ये अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 1/8। तो बेटा अपने को इसको सॉल्व करना है, यहां इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। C न्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 1/C न्यू की वैल्यू अभी तो निकाल रहे हैं, 1/C न्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 1/C न्यू की वैल्यू आ रही है D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और इस पार्ट को सिंपली आप एलसीएम ले सकते हो, तो 8 आ गया अपॉन में एलसीएम, तो 4 और प्लस 1, तो C न्यू की वैल्यू क्या आई, C न्यू की वैल्यू क्या आई, तो रेसिप्रोकल ले ले, तो ये बन जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट A बाय 5D। अब यहां से देखो तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D ये आपका पुराना वाला कैपेसिटेंस था, तो हम कह सकते हैं कि C न्यू की वैल्यू होगी 8/5 C के, रेशियो पूछा है न्यू कैपेसिटेंस का टू द ओरिजिनल, तो C न्यू बाय C कितना हो गया, तो C न्यू बाय C ये डिवाइड में आएगा तो 8/5, ऑप्शन नंबर A जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected to a cell of EMF V and then disconnected from it। पहले हमने कनेक्ट किया कैपेसिटर को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया होगा वोल्टेज V लगाकर, और इस पर कुछ चार्ज आ गया होगा, Q चार्ज आ गया होगा, और बाद में इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो बाद में डिस्कनेक्ट कर दिया, इस तरफ मान लेते हैं प्लस Q चार्ज है, इस तरफ माइनस Q चार्ज है, और इसके बाद इसमें कहता है कि इसने एक क्या इंसर्ट कर दी, इसने एक डाइलेक्ट्रिक जो है इसके अंदर फिल कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, ठीक है, जो एयर गैप के बीच में फिल कर दिया। अब कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखिए अगर हम चारों ऑप्शंस पहले ही देख लें तो हमारे लिए क्वेश्चन विद इन ए सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। एक चीज तो हमें सीधे सीधे दिख रही है कि अगर बैटरी से कनेक्शन हटा दिया है तो चार्ज जो है वो चार्ज चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब चार्ज को कहीं आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो है वो फिक्स है, तो कैपेसिटर पर चार्ज चेंज नहीं होने वाला है। और मैं देखूं तो पहला ऑप्शन एनर्जी के बारे में कह रहा है, दूसरा ऑप्शन एनर्जी स्टोर के बारे में कह रहा है, तीसरा ऑप्शन चार्ज के बारे में कह रहा है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, जो कि इनकरेक्ट है। और हमको यहां पूछा भी क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो मुझे सीधा दिख गया कि ये वाला तो मेरा इनकरेक्ट है ही, ठीक, क्योंकि अगर बैटरी से कनेक्शन नहीं लगा है तो कैपेसिटर पर चार्ज चेंज नहीं होगा, मतलब कैपेसिटर पर चार्ज कंजर्व रहेगा। और कैपेसिटर पर चार्ज कंजर्व रहने का क्या मतलब है कि भैया वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया।
तो हम डायरेक्ट सीधे सीधे बता सकते हैं। बाकी के ऑप्शंस अगर देखने हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, यहां पर V वोल्टेज था और Q चार्ज इस पर अगर आया और Q बराबर हम लिख सकते हैं अपनी जरूरत के लिए CV, ठीक। तो अब अगर मैं चेक करूं पहले वाले के लिए, पहले इनिशियल एनर्जी कितनी रही होगी, तो पहले वाले के लिए अगर Q चार्ज है तो एनर्जी कितनी रही होगी, हम कह देते हैं हाफ Q, क्योंकि मेरा फिक्स है तो Q को लेते ही चलते Q स्क्वायर बाई C, ठीक। बाद में कितनी हो गई होगी, बाद में हो गई होगी मेरे पास हाफ Q, तो बेटा चेंज हुआ नहीं है, Q तो Q ही रहेगा, तो वो Q रहा, मगर कैपेसिटेंस चेंज हो गया क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आ गया तो नया कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया होगा, तो U फाइनल जो है वो KC हो गया होगा। तो अगर देखो तो ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इनकरेक्ट इसने पूछा था, तो फर्स्ट बात ठीक है, पहले हाफ Q स्क्वायर बाई C था और हाफ Q स्क्वायर बाई C बाई K आ गया, तो K टाइम्स जो एनर्जी है वो हमारी डिक्रीज हो रही है, उस हिसाब से ये ऑप्शन, मतलब बात ये सही लिखी हुई, तो इनकरेक्ट तो नहीं हुआ ये, ठीक। दूसरा आया कि द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ CV स्क्वायर 1/K माइनस 1। चलो इन दोनों से डेल्टा U निकाल के देख लें, तो डेल्टा U कितना हो जाएगा, तो डेल्टा U का मतलब हुआ U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल का मतलब हो गया हाफ Q स्क्वायर बाय C, बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 1/K माइनस 1, Q की जगह CV डाल दिया, Q बराबर CV डाल दिया, तो ये आ गया हाफ C स्क्वायर B स्क्वायर, तो C से C कैंसिल आउट हो गया होगा, CV स्क्वायर 1/K माइनस 1। तो अगर हम देखें तो चेंज भी हमारा जो है यहाँ जो लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है हमारा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनकरेक्ट है। और कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस K टाइम्स, एक बात ये भी कह रहा है, तो वो भी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि चार्ज आपका कंजर्व है, चार्ज आपका कंजर्व है, तो Q बराबर अगर CV है और C आपका K टाइम्स बढ़ा है और चार्ज कांस्टेंट है, तो पक्की बात है पोटेंशियल K टाइम्स क्या किया होगा, डिक्रीज किया होगा, तो ये भी बात जो है वो सही है। तो यहां हमने चारों ऑप्शंस आपके देख लिए हैं कि चारों ऑप्शंस में से ये 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही इसने पूछा था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है अगर आपको बेसिक थ्योरी इसकी पता है तो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और एक ग्राफ पूछ रहा है, जो दो प्लेट्स बनी हुई हैं, इन दोनों प्लेट्स में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या ग्राफ रहेगा ये बता रहा है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि दो स्लैब पड़ी हुई हैं, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे कैसे बनेगा वो पूछ रहा है। देखिए यहां एयर है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ E0 रहेगा, ठीक है, और जैसे ही किसी स्लैब में जाएगा, क्योंकि कोई बैटरी और वो लगी नहीं हुई है, इसके कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा E0 बाय K1, और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वापस से फिर से E0 होगा, और यहां फिर से स्लैब में जाएगा तो E0 बाय K2, और वापस से फिर से E0 हो जाएगा इस जगह पर। तो मैं अगर देखूं तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड K1 की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में कम हो रहा है, और थ्रू आउट द रीजन कांस्टेंट रहा है। अब किसमें ज्यादा कम होगा किसमें कम होगा ये डिपेंड करेगा कि K1 K2 में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो क्वेश्चन ने दिया है, हाँ जी, क्वेश्चन ने दिया कि K1 छोटा और K2 बड़ा है, तो K2 अगर बड़ा है तो यहां डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आ गई, डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आ गई, तो मतलब मान लो जैसे यहां पर 2 से डिवाइड हो रहा है और यहां से 4 से डिवाइड हो रहा है, तो E0 बाय 2 और E0 बाय 4, तो E0 बाय 4 तो ज्यादा छोटा हो गया ना, तो K2 आपका बड़ा होने की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा छोटा है। तो जरा चेक करते हैं कि कहां कहां पर क्या बैठ रहा है। तो इस वाले ऑप्शन में देखें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, बाद में कम हुआ, इसके बराबर हो गया, लेकिन फिर ऊपर आ गया, तो ये तो ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ठीक। इस ऑप्शन पर आते हैं, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है जबकि यहां ग्राफ में दिखा रहा है कि बढ़ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है कि पहले E0 है और बाद में 0 हो गया, तो नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये भी गलत हो गया। इसको देखें तो पहले कुछ मान लेते E0 है, बाद में ये हो गया होगा E0 बाय K1, फिर E0 हो गया होगा, फिर E0 बाय K2, और वो E0 बाय K1 से क्या है, छोटा है, नीचे है, ठीक है, और फिर से E0, तो हमारा थर्ड जो है सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पहले यहां पर ये E0 है, ठीक, जो मैंने वहां बनाया, ये रहा होगा E0 बाय K1 थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, फिर से वापस E0 हुआ, ये रहा होगा E0 बाय K2, और ये इससे और छोटा होगा क्योंकि K2 बड़ा है, और फिर से कितना, E0, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर
हो गया इस क्वेश्चन का। आसान क्वेश्चन था, देखते ही अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट तो डायरेक्ट सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है ए बी के बीच में, और देखिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। व्हीट स्टोन ब्रिज का केस हो गया, आपको बताया था मैंने कि इनके रेशियो C1 C2 अगर C3 C4 के बराबर है तो ये रेशियो 2/2 1 2/2 1, मतलब कि यहां पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं होगा, मतलब आप इसको सर्किट से हटा दीजिए। तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में, दो कैपेसिटर सीरीज में, सीरीज का फार्मूला क्या होता था, सी इक्विवेलेंट, दो कैपेसिटर्स के लिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो भैया फटाफट से सॉल्व कर लो, 2 इंटू 2/2 प्लस 2 कितना हो गया, तो ये 4/2 2 आ गया। ठीक, बिल्कुल सीधा सीधा है। तो 4/4 कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया 1 माइक्रोफैरेड। सेम नीचे भी कितना हो गया बेटा, ये भी 1 माइक्रोफैरेड। और अब अगर देखो तो हमारे पास एक 1 माइक्रोफैरेड का रिजल्टेंट ऊपर बचा और एक 1 माइक्रोफैरेड का रिजल्टेंट नीचे बचा। तो अगर आप देखो तो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, और पैरेलल में सी इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो 1 + 1। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 2 माइक्रोफैरेड। सीधा सीधा आसान सा बिल्कुल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर बेस्ड है, 2023 में आया। कितना आसान क्वेश्चन है यार, देखो कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है, सीधा दिख रहा है। ये दोनों पैरेलल, 3 और 3 पैरेलल में जुड़ जाते हैं तो 6 माइक्रोफैरेड हो गया, और ये 6 के साथ ये 3 किसमें, सीरीज में। तो C1 C2 अपॉन सीरीज के लिए फार्मूला लगा दो दो कैपेसिटर का, तो 6 इंटू 3 प्लस 6 प्लस 3 18, 6 प्लस 3, तो ये हो गया 18/9, 2 माइक्रोफैरेड। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान सा छोटा सा मुन्ना सा क्वेश्चन था, तुरंत 10 सेकंड में सॉल्व, मतलब ये इतना लिखना भी नहीं, सीधा दिख रहा है। 6 हुआ, 6 × 18/9, 2 माइक्रोफैरेड, सीधा आंसर, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट। अब देखिए यहां पर ई के अबाउट हमें बताना है कि कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन रहा है। तो जो हम भी टर्मिनल दिए उसके अपोजिट साइड से आप स्टार्ट करना, मतलब रिड्यूस करना सर्किट शुरू करो। तो यहां से देखो ये तीनों किसमें, सीरीज में, और ये दोनों सीरीज में, तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा कितना, इनका सी इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15/3 माइक्रोफैरेड। आप निकाल सकते हो 1/c 1/c 1/c, तो आ गया 15/3, और वो 15/3 इस 15 के साथ किसमें, तो ये पूरी चीज इसके साथ इन दो पॉइंट्स पे ही लगी हुई है, तो वो आपस में पैरेलल में हो गए। तो नेट कितना बन गया, सी नेट जो बन गया आपका, दोनों पैरेलल में हो गए, दैट मींस 15/3 में ऐड हो गया 15, तो कितना हो गया भाई, अब तो सीधा सीधा जोड़ना है, जोड़ना है, कितना हो गया 15 3 कितना 15 प्लस 45/3 कितना आ जाएगा। अब तो इसको तो यार सीधा सीधा है, सॉल्व कर सकते हैं। कितना बन जाएगा, आ गया आपका 60, और ये बन गया 3 डिवाइड हो गया तो बना 20 माइक्रोफैरेड। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर आर, अच्छा ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, 3 माइक्रोफैरेड है, दो कैपेसिटर्स का कोई इफेक्टिव निकल रहा है, और ये 16 है। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो जब सीरीज में कनेक्ट है तो 3 आ रहा है, और जब पैरेलल में कनेक्ट है तो 16 आ रहा है। अच्छा सीरीज में कनेक्ट होंगे तो C1 C2 सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट यही होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, वो दे दिया है 3 मिलीफैरेड। ठीक, और पैरेलल में कनेक्ट है तो दे दिया C1 प्लस C2, पैरेलल में होते हैं तो जुड़ जाते हैं, उसका रिजल्टेंट कितना है 16 मिलीफैरेड। तो अब पूछ रहा है कि दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, C1 C2 क्या होगा। तो देखो हमारे पास ये डेटा है, अगर मैं ये C1 प्लस C2 यहां डाल दूं तो C1 C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो C1 C2 की वैल्यू C1 प्लस C2 16 हो गया, मल्टीप्लाई में चला गया तो 16 इंटू 3, तो ये हो गया 48। अब क्या करें सर, C1 C2 कैसे निकालें, अरे इसकी मैथ्स लगाने बैठोगे तो फंस जाओगे। सबसे बेस्ट है कि आप क्या करो, बस ऑप्शन से, चारों ऑप्शन से चेक कर लो, ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। दोनों का मल्टीप्लाई
सम 16 आना चाहिए और मल्टीप्लाई 48 आना चाहिए। सम 16 आ रहा है, यहां तो 16 सम आ ही नहीं रहा है तो कट गया। 8 8 16 ये बन रहा है, 12 4 16 ये बन रहा है, 10 6 16 ये बन रहा है, तो ये 3 बन सकते हैं और दोनों का मल्टीप्लाई 48 होना चाहिए। 8 इंटू 8 नहीं, 10 इंटू 6 नहीं, 12 इंटू 4 48 बन गया, यही आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना सीधा सीधा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस कैसे हेल्प कर देते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो हमेशा ऑप्शंस जरूर पढ़िए जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शंस जरूर देखिए, एंड तक ऑप्शन पूरे देखेंगे, क्वेश्चन हमेशा यहां खत्म होता है डी ऑप्शन के बाद। ठीक, और चारों ऑप्शन देखा कीजिए ताकि गलतियां ना हो। ठीक है, इसको आदत में लेकर आइए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है कॉम्बिनेशन का। कब का आया हुआ क्वेश्चन है? 2021 का, और बहुत आसान क्वेश्चन। इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट बताना है, मगर अगर देखा जाए तो ये अगर बी पॉइंट है तो ये भी बी पॉइंट हो गया, और यहां से देखा जाए तो ये भी बी पॉइंट हो गया। ये एक ही पोटेंशियल पर लग गया, इसका मतलब ये हट गया। ये अगर ए पॉइंट है तो इसको देखो तो ये ए बी के बीच लगा है, ये भी ए बी के बीच लगा है। दो कैपेसिटर ए बी पॉइंट पर ही लगे, मतलब दोनों पैरेलल में हो गए, और दो कैपेसिटर पैरेलल में सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। तो सी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी ए बी की वैल्यू पैरेलल में C1 प्लस C2 मतलब C प्लस C, 2C इज द राइट आंसर। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, कभी कभार थोड़ा सा अगर कोई डिफिकल्ट आता है तो आता है, अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिको फैरेड, ठीक है, इस चार्ज फुली बाय 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट से इस कैपेसिटर को चार्ज किया जिसका कैपेसिटेंस है 900 पिको फैरेड, और 100 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया, और फिर कह रहा है कि देन इट इज डिस्कनेक्टेड, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और दोबारा कनेक्ट किया एक अनचार्ज कैपेसिटर से जो कि सेम 900 पिको फैरेड का ही है। तो ये अनचार्ज था और इसको दोबारा कनेक्ट किया, और जो कि फिगर बी में दिया हुआ है। पूछ रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय सिस्टम बी। पहले 100 वोल्ट का यहां वोल्टेज था, उससे इसको चार्ज कर दिया, और चार्ज जब किया होगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बन गया होगा वो बन गया होगा 100 वोल्ट। ठीक, अब जब इस अनचार्ज के साथ, इसके साथ इनिशियली कोई वोल्टेज नहीं था, मगर इसके पास वोल्टेज था 100 का, इसके पास वोल्टेज था 100 वोल्ट, इसके पास कोई वोल्टेज था नहीं शुरू में, जीरो। तो जब कनेक्ट किया होगा तो कॉमन वोल्टेज क्या बना होगा? कॉमन पोटेंशियल Vc बना अगर, तो उसके लिए अपन फार्मूला देख चुके हैं कि कॉमन वोल्टेज Vc की वैल्यू होती है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो शुरुआत में ये अनचार्ज था, मतलब यहां वोल्टेज था नहीं, तो ये तो टर्म हो गया जीरो। तो जरा कॉमन पोटेंशियल देख ले कितना आया, C1V, मतलब कि CV वोल्टेज हो गया 100 अपॉन दोनों की कैपेसिटी सेम है तो CC, तो 2C लिख दिया। तो सीधा मेरा यहां से आ गया 50 वोल्ट जो है वो मेरा कॉमन पोटेंशियल आ गया। मतलब जोड़ने के बाद इसके क्रॉस भी 50 वोल्ट बन गया होगा, 50 वोल्ट, और इसके क्रॉस भी जो बन गया होगा बाद में वो 50 वोल्ट बन गया होगा। तो अब मुझे सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, तो पहले वाले की एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब मुझे वो निकालना है अगर, तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी वो पहले वाले का हाफ C, जो भी बात का V बना V स्क्वायर, प्लस दूसरे का हाफ C, जो भी बात का उसका पोटेंशियल बना V स्क्वायर। तो दोनों वोल्टेज सेम ही बन रहे हैं 50-50, दोनों की C भी सेम है, तो क्या मैं इसको सीधे सीधे CV स्क्वायर लिख सकता हूं? दोनों को ऐड कर दिया। C की वैल्यू कितनी दी है? C की वैल्यू मेरे को दी है 900 पिको फैरेड, मतलब 900, और पिको फैरेड को फैरेड में चेंज कर लेते हैं तो एक पिको फैरेड में 10 टू की पावर -12 फैरेड होते हैं। 1 पिको फैरेड बराबर 10 टू की पावर -12 फैरेड, तो इंटू कर दिया 10 टू की पावर -12। V वोल्टेज कितना बन गया था? 50 वोल्ट, 50 वोल्ट कॉमन वोल्टेज आ गया था, तो 50 वोल्ट डाल दिया, तो 50 इंटू 50। बस इसी को आपने क्या कर लेना है, टोटल एनर्जी निकालनी है। इसको आप एक बार कैलकुलेट करके सॉल्व करके देख लीजिए, और करेंगे सॉल्व तो क्या आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट आंसर आ जाएगा 2.25। इसको कैलकुलेट करने पर बनेगा 2.25
इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये आपका जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड था क्वेश्चन, ठीक है, आराम से इसको कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये 2012 मेंस में भी आया हुआ है, 2011 प्री में भी आया हुआ है, ये 2021 है और ये 2000 में आई थिंक रिपीट हुआ था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plate. If the distance between the plate is D, the area of each plate is A, the energy stored in the capacitor क्या होगी? तो ये प्लेट है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E है और डिस्टेंस इनके बीच का D है और एरिया प्लेट का A है। एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है कितना होगा, तो हमें चाहिए आंसर जो चाहिए वो E, A, D इनके टर्म में चाहिए। एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है हमको पता है, कैपेसिटर के केस में हाफ CV², इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, हाफ C की जगह लिख दिया हमने एप्सिलॉन नॉट A/D, और V को E के टर्म में कैसे लिखा जा सकता है? तो V, E और D इनके बीच क्या रिलेशन बनेगा, ये मैंने अभी रिवीजन में आप लोगों को बताया था। तो जो E है वो बन जाता है V, यहां पोटेंशियल डिफरेंस है तो इट विल बिकम E इक्वल्स टू V/D। यूनिफॉर्म फील्ड है क्योंकि, तो हम ये लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। तो यहां से मैं V की जगह क्या डाल सकता हूं, अगर देखें तो V की जगह हम लिख सकते हैं E इंटू D, तो ये फर्दर बन जाएगा E² D², D से D कैंसिल आउट हुआ, बन गया हाफ एप्सिलॉन नॉट A E² D। देखते हैं क्या कोई ऑप्शन आ रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² D, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² A इंटू D। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से भी किया जा सकता है, अगर एनर्जी डेंसिटी आपको याद है क्या होती है तो वहां से भी कर सकते हैं। सेकेंड अप्रोच क्या है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी होगी आपकी हाफ एप्सिलॉन नॉट E², ठीक है, और एनर्जी क्या हो जाएगी, तो एनर्जी हो जाएगी आपकी एनर्जी डेंसिटी जो कि होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E² इंटू वॉल्यूम। तो प्लेट का एरिया जो वॉल्यूम बना कितना, एरिया A और डिस्टेंस D, तो वॉल्यूम बन गया AD। तो सीधे एनर्जी हमारी यहां से भी निकल सकती है, नहीं तो अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे भी करके कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 2017 दिल्ली एग्जाम में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड। कुछ कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पिछले के पिछले क्वेश्चन जैसा। इन पैरेलल द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टेंट सिस्टम। तो पहले जो है इसको V से चार्ज किया और V से चार्ज किया तो C कैपेसिटेंस था, इसकी जो एनर्जी रही होगी वो रही होगी हाफ U इनिशियल। कितना रहा, U इनिशियल बेटा रहा हाफ CV², करेक्ट है, पहले का तो ये हो गया। बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि ये V से चार्ज हो चुका था और इसको इसने कहा कि ये V से चार्ज है C वाला और एक अनचार्ज के साथ, ठीक है, ये अनचार्ज है, अभी इसको कनेक्ट नहीं करते हैं, ये अनचार्ज है, तो यहां वोल्टेज 0 है, इसके साथ इसने कनेक्ट किया। तो जैसे ही कनेक्ट किया होगा तो अब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा। तो सेम पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल बन जाएगा VC। कॉमन पोटेंशियल VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। दोनों के कैपेसिटेंस बोले सेम है, तो CV और इसका शुरू का वोल्टेज कितना है 0, तो ये टर्म तो हो गया 0, तो CV अपॉन 2C, तो कॉमन पोटेंशियल हो गया V/2। इसका मतलब इसके क्रॉस भी वोल्टेज है कितना, इसके क्रॉस भी वोल्टेज है V/2, इसके क्रॉस भी वोल्टेज कितना हो गया V/2। तो फाइनल एनर्जी कितनी आ गई, U फाइनल देख लो कितनी आ गई। तो इसके पास एनर्जी कितनी हुई, हाफ CV², V² का मतलब हो गया V/2 का होल स्क्वायर, और इसके पास कितनी एनर्जी हुई वो भी जुड़ जाएगी इसी में, हाफ CV/2 का होल स्क्वायर। तो U फाइनल कितना हो गया, U फाइनल कितना हो गया, तो हाफ CV²/4 और CV²/4, तो CV²/4 CV²/4 जुड़कर बन गया कितना, CV²/2। तो पहले एनर्जी कितनी थी हाफ CV², अब कितनी होगी हाफ CV²/2, तो पहले से कितना रिड्यूस होगी,
हाफ CV स्क्वायर बाय 2, तो पहले थी हाफ CV स्क्वायर, बाद में हो गई हाफ CV स्क्वायर, तो इतनी थी बाय 2, तो 1/2 से फैक्टर से डिक्रीज करी है। तो करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1A। ठीक है, पिछला का जो पिछले क्वेश्चन देखा था वैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह का ही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बस वहां पर डेटा दे दिया था और यहां पर CV की उसमें फॉर्म में कैलकुलेट करा दिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 2016 में आया था, फर्स्ट फेज में क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड इज चार्ज एज शोन इन फिगर व्हेन द स्विच एस इज टर्न्ड टू पोजीशन 2। मतलब ये पहले 1 पर था, तो कहने का मतलब इसने V पोटेंशियल पर इसको चार्ज कर लिया होगा जब 1 पे था, और जैसे ही 2 पर गया, तो 2 पर जाते ही ये तो अनचार्ज है, तो ये तो अनचार्ज है, तो यहां का V तो होगा कितना, 0। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल बनेगा, और इसमें कितना परसेंटेज एनर्जी डिसिपेट हुआ है वो पूछ रहा है, द परसेंटेज इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड। तो पहले एनर्जी कितनी थी, कितनी इसके पास वो देख ले, यू इनिशियल कितनी थी, तो यहां से सीधे V वोल्टेज बन रहा है, तो हाफ CV स्क्वायर, और C कितना हो गया, C हो गया मेरा 2 माइक्रोफैरेड, तो माइक्रो जूल में एनर्जी जा रही है हमारी, तो 2V स्क्वायर, ये इतना माइक्रो जूल जो है हमारा एनर्जी हो गया। ठीक है, ये U इनिशियल हो गया पहले की एनर्जी। बाद में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड, मतलब कितना लॉस हुआ है उसका परसेंटेज बताओ। तो लॉस पहले निकाल लें और फिर इनिशियल से डिवाइड कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा। तो लॉस कैसे निकालें, लॉस कैसे निकालें, तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं लॉस के लिए। इस तरह के केसेस में डायरेक्ट आपका रिलेशन बन जाता है हाफ C1 C2, मैंने रिवीजन में बताया था आपको, C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं, हाफ C1 कितना है, C1 हो गया 2, C2 कितना हो गया, C2 हो गया मेरा 8 अपॉन C1 प्लस C2, तो इन दोनों का सम हो गया 10। V1 माइनस V2, शुरू में इसके पास वोल्टेज V और इसके पास कितना 0, तो ये सीधा हो गया V स्क्वायर। तो जो लॉस हुआ वो लॉस कितना बन गया, लॉस अगर मैं देखूं तो ये आ गया मेरा, ये तो कैंसिल आउट हो गया 2 बाद में देख लेते हैं, यहां से 2 कैंसिल आउट हो गया, V स्क्वायर बचा, और यहां पर देखो तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, और इसको अगर मैं कट करता हूं तो 2 से 4 हो गया और ये हो गया 5, तो लॉस हो गया 4/5 V स्क्वायर का। तो परसेंटेज लॉस कैसे निकलेगा, परसेंटेज में क्योंकि ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो परसेंटेज लॉस हो जाएगा जो भी लॉस हुआ आपका अपॉन ओरिजिनल जो था, इनिशियल जो था, तो इनिशियल कितना था देख लेते हैं। तो लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 4/5 V स्क्वायर, और इनिशियल कितना था, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो इनिशियल था V स्क्वायर इंटू 100 और कर देते क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 5 2 20 और 4 दूनी 8, 80% जो है हमारा 80% के आसपास, हमारा 80% आसपास क्या एग्जैक्ट 80% हमारा इसमें लॉस निकल कर आ गया। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेटा इस सेशन के लिए इतना ही। आई होप कि आपने सारी चीजों को ध्यान से सुना होगा और खुद भी सॉल्व करके देखा होगा, क्योंकि खुद सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्द ही किसी जो नेक्स्ट चैप्टर है, अगला चैप्टर है आपके जो प्रचंड सीरीज में आ रहा है, उसके PYQ के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद।